हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस में। आज हम एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप के जनसंख्या मानचित्र से हमें ये ज्ञात होता है कि एशिया की जनसंख्या का जो भौगोलिक वितरण है और घनत्व है, इसमें अत्यधिक असमानता पाई जाती है। एक विद्वान क्रेसी द्वारा कहा गया है कि एशिया में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां बहुत कम लोग निवास करते हैं और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बहुत अधिक संख्या में लोग निवास करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एशिया का अत्यधिक भूभाग जनसंख्या से वंचित है, जबकि बहुत थोड़ा जो भूभाग है, जो स्थल है, वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लोग निवास करते हैं। एशिया में जनसंख्या के वितरण को और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक और उसके असमान वितरण के लिए उत्तरदायी कारक इस प्रकार से हैं। प्रथम है उच्चावच, दूसरा जलवायु, तीसरा है जल की उपलब्धता, चौथी है मिट्टी, पांचवा खनन, छठा परिवहन, सातवां औद्योगिकरण, आठवां शहरीकरण और नवा कारक है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारक। ये 9 कारक हैं जो किसी भी स्थान पर जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उच्चावच की। एशिया के दजला फरात, सिंधु घाटी, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, हुआंगहो, यांगटीसी कियांग, मिकांग आदि प्रमुख नदियों के मैदान और डेल्टाई भाग जो है, वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। स्टूडेंट्स, शुरू से ही मानव ने ऐसे स्थानों पर बसना पसंद किया है जो नदियों के समीप हो। नदी घाटियों में ही जनसंख्या का बसाव देखा गया है। प्राचीन उदाहरण लें तो नील नदी घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं जो है, ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य जल की उपलब्धता को पसंद करता है, क्योंकि जल एक ऐसा कारक है जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। फिर आता है मैदानी भाग। मैदानी भाग जो है वो कृषि कार्य की सुविधा और परिवहन के लिए व औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक होता है। मैदानी भाग जो है वहाँ पर कृषि कार्यों की सुविधा होती है। सरल सपाट मैदानों पे कृषि कार्य सुविधापूर्वक किया जा सकता है। वहाँ परिवहन के साधन सुचारू रूप से चल पाते हैं और साथ ही औद्योगिकरण की क्रियाएं जो है वो भी अच्छे से की जा सकती है। इसीलिए मैदानी भागों को भी प्रमुख श्रेय जाता है जनसंख्या के बसाव का। उच्च पर्वतीय क्षेत्र और सघन वनों से युक्त पठारी भूभाग कृषि, औद्योगिकरण और परिवहन के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। इन स्थानों पर मनुष्य का बसाव अत्यधिक कम मात्रा में, कम संख्या में देखा जाता है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं, जगह हैं जहाँ पर मानव निवास करना पसंद नहीं करता है। तो उच्चावच एक ऐसा कारक है जो किसी भी स्थान पर जनसंख्या के बसाव को अत्यधिक प्रभावित करता है। मनुष्य वहीं पर बसना चाहता है जो स्थान उसके औद्योगिक क्रियाओं के लिए, उसके निवास के लिए
सरल हो। आगे आता है जलवायु। विश्व में कई ऐसे भाग हैं जहाँ पर अति उष्ण, अति शीत, अति शुष्क और अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। एशिया में भी ऐसे कई स्थान हैं। ये सभी स्थान मनुष्य के निवास के लिए अनुकूल नहीं हैं। गोबी मरुस्थल जो है, जो कि चीन में स्थित है, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व प्रति 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इससे ये हम स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि मनुष्य उसी स्थान पर रहना पसंद करेगा जहाँ उसे अपने स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु मिलेगी। जलवायु की जो चरम दशाएं होती है, जो कि मानव शरीर और स्वास्थ्य तथा उसकी क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, ऐसे स्थानों पर मनुष्य रहना पसंद नहीं करता है। एशिया में मानसूनी जलवायु, शीतोष्ण समुद्र तटीय जलवायु प्रदेश में जनसंख्या की सघनता अधिक है, क्योंकि ये स्थान मनुष्य के निवास के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी आर्थिक क्रियाओं के लिए अधिक अनुकूल होते हैं, जहाँ वो अपनी आर्थिक क्रियाएं, अपनी सामाजिक क्रियाएं सरलता से कर पाता है। इसके बाद आती है जल की उपलब्धता। स्टूडेंट्स, आपने कई जगह सुना है और आप सभी जैसा कि जानते ही हैं कि जल है तो कल है। ये जल बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मनुष्य के जीवन के लिए और अन्य जीवों के जीवन के लिए, क्योंकि जल का हमारे जीवन में उपयोग कई रूपों में होता है। पेयजल में, सिंचाई में, पशुपालन में, जल विद्युत में, परिवहन, घरेलू और औद्योगिक कार्यों में। तो ये सभी तभी पॉसिबल है जब जल होगा। लोग जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं। मरुस्थलीय भागों में नदी घाटी सब जो क्षेत्र होते हैं, उनके कंपैरिजन में मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है, जबकि जो मैदानी भाग होते हैं, नदियों के मैदानी भाग होते हैं, वो सघन बसे हैं। अगर हम भारत का ही उदाहरण लें स्टूडेंट्स, तो जैसे ये भारत का मानचित्र है और आप सभी को पता है कि ये वाला पार्ट जो है भारत का उत्तर पश्चिम भाग जो है, वहाँ पर थार का मरुस्थल स्थित है, और जबकि ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर गंगा का मैदान है, मैदानी क्षेत्र है नदियों का। ये वाला भाग, यहाँ पर जनसंख्या का बसाव बहुत कम है, जबकि ये भाग जो है यहाँ पर जनसंख्या 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये फैक्ट ये साबित करता है कि जल की उपलब्धता जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। जबकि राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो जैसलमेर ज़िला है, वहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है, क्योंकि ये एक डेजर्ट एरिया है। और जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता है, जो मनुष्य के सभी कार्यों के लिए, उसके औद्योगिक कार्यों के लिए, परिवहन के लिए, पेयजल, सिंचाई, कृषि, पशुपालन, हर चीज़ के लिए जो जल आवश्यक है। और यहाँ पर जल की उपलब्धता अच्छी खासी है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर लोग अधिक सघन बसे हुए हैं। फिर आती है मिट्टियाँ।
अभी हमने बात की जल की उपलब्धता की। जिन भागों में मिट्टियाँ अधिक उपजाऊ पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में, जो कि जैसा हमने पिछले वीडियो में मिट्टियों के जो हमने पढ़ा था, मिट्टियों का वितरण और वर्गीकरण, इसमें हमने पढ़ा था कि सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। और ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नदियों के मैदानी क्षेत्रों में। तो जहाँ नदियों के मैदानी भाग और डेल्टाई भाग जो हैं वो सघन बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि कृषि कार्यों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। मरुस्थलीय भाग अपेक्षाकृत कम बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम उपजाऊ मिट्टी और जल अभाव के कारण ये भाग जो हैं वो जनसंख्या के बसाव को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आता है खनन। एशिया के जिन भागों में कई महत्वपूर्ण खनिजों का खनन होता है, वहाँ पर खनन कार्यों में लगे श्रमिक जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर हम भारत का ही उदाहरण लें तो झारखंड का जो अधिकांश भूभाग है, यहाँ पर भौगोलिक दशाएं मानव के निवास के अनुकूल नहीं है, जैसे कि धरातल का पठारी भाग, अनुपजाऊ मिट्टी, जल अभाव। लेकिन फिर भी ये भाग जो है वो अधिक जनसंख्या को अपनी ओर आकृष्ट किए हुए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूल्यवान खनिजों की उपलब्धता है और खनन के कारण यहाँ क्या है, मनुष्यों को लोगों को रोज़गार प्राप्त हो रहा है। आज के समय में मनुष्य वहाँ उस ओर आकर्षित होता है जहाँ उसे रोज़गार की प्राप्ति होती है, और रोज़गार की प्राप्ति उसे खनन वाले क्षेत्रों में हो रही है, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या का अधिक बसाव देखने को मिलता है। अगला है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। एक उत्तम जो परिवहन की सुविधा से युक्त क्षेत्र होगा वो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करता ही है। उदाहरण के लिए भारत, जापान, सिंगापुर, चीन, हांगकांग आदि में उपलब्ध परिवहन सुविधाओं ने जनसंख्या के संकेंद्रण में वृद्धि की है, क्योंकि यहाँ अधिक मात्रा में परिवहन सुविधाएं हैं। मनुष्य एक स्थान से दूसरी स्थान पर आराम से जा पाता है, जिसके कारण क्या है, यहाँ जनसंख्या का जो संकेंद्रण है उसमें वृद्धि देखी जा रही है। विशाल साइबेरियाई भूमि जो है वो परिवहन की सुविधाओं के अभाव के कारण यहाँ अल्प जनसंख्या घनत्व रखती है। इसके बाद आता है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हुआ है वहाँ रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। ऐसे क्षेत्र जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। यहाँ श्रमिक ही नहीं बल्कि कुछ समय बाद बाजार, शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग और अन्य सेवाएं विकसित होने से तथा इन सेवाओं से जुड़े लोगों के बसने से जनसंख्या का जमाव होने लगता है। उदाहरण के लिए जापान की औद्योगिक पेटी में जनसंख्या की सघनता। स्टूडेंट्स, अगर हम उदाहरण के तौर पर लें कि एक कोई भी नगर है, उस नगर में कोई उद्योग लगाया जाता है, कपड़ा उद्योग लगाया जाता है, तो उस कपड़ा उद्योग में काम करने के लिए पहले तो श्रमिक वहाँ पर आएंगे।
जब श्रमिक वहाँ आएंगे तो वो आसपास घर ढूंढेंगे, घर उनका बसाव होगा श्रमिकों का। उसके बाद उन्हें कई चीज़ों की आवश्यकताएं होगी। वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा भी देखेंगे, उनको दूसरी जो दैनिक जीवन में आवश्यक चीज़ें होती है उनकी भी आवश्यकता होगी। तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्या है, उधर उस नगर में, उस क्षेत्र में जहाँ वो उद्योग स्थापित हुआ है, वहाँ पर उन चीज़ों को लेकर दूसरे जो छोटे मोटे व्यापारी हैं वो वहाँ अपना दुकान लगाना शुरू करेंगे। जैसे किराना की दुकान लग गई, दूध की डेयरी लग गई, छोटे स्कूल खुल गए। ये सब चीज़ें क्या है, जनसंख्या को आकर्षित करेगी। मनुष्य वहीं भागता है जहाँ उससे लाभ प्राप्त होता है, उसे आर्थिक क्रिया में जहाँ लाभ प्राप्त होगा। मनुष्य के पास किसी भी व्यक्ति के पास अगर दो ऑप्शन है, जहाँ एक जगह उसे 15,000 मिल रहे हैं, दूसरी जगह 20,000 मिल रहे हैं, तो वो उस ओर जाएगा जहाँ उसे 20,000 मिल रहे हैं, और साथ ही वो उस स्थान की सुविधाओं को भी देखेगा। इसके बाद आता है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। शहर लोगों को आकर्षित करते हैं। लोग गांव से निकलकर शहरों की ओर बसना चाहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर उच्च शिक्षा, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन, रोजगार, बेहतर स्टैंडर्ड रहने का, नागरिक सुविधाएं और अच्छा जो जीवन शैली है, तो ये सब वो लोग इन सब चीज़ों को पाना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो शहर क्या है, शहर इन चीज़ों का केंद्र बिंदु होते हैं, और लोग इसी के कारण गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। इससे ग्रामीण जनसंख्या को आकर्षित करते हैं और शहरों की ओर बढ़ते हैं। शहरों का आकार बढ़ता है, शहरों पर दबाव भी बढ़ता है। फिर आता है नवा कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर्स। कई स्थानों पर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता के कारण कुछ स्थान जो हैं वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ स्थान इतने पवित्र माने जाते हैं जो कि धार्मिक रूप से अत्यधिक महत्ता रखते हैं, जैसे अजमेर का पुष्कर, यूपी में मथुरा। ये स्थान ऐसे हैं जो प्राचीन समय से, काफ़ी समय से वो धार्मिक नगर के रूप में विकसित हो चुके हैं, और लोग अपने धर्म भाव के चलते हुए इन क्षेत्रों की ओर, इन स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं। फिर आता है कि लोग उन स्थानों पर रहना पसंद नहीं करते जहाँ पर सामाजिक या राजनीतिक अशांति होती है। इसलिए अशांति वाले क्षेत्रों से निकलकर लोग शांतिपूर्ण इलाकों में बसना पसंद करते हैं। कई बार सरकार खुद शहर पर बढ़ते दबाव के चलते दबाव को कम करने के लिए कुछ बस्तियां बसाती है, कुछ नियोजित बस्तियां बसाती है शहर से दूर। ये क्या चीज़ें हैं कि ये सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक हैं जो कि जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि एशिया में जनसंख्या का घनत्व वितरण किस प्रकार से है। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर हम जनसंख्या के वितरण को या घनत्व को हम 3 भागों में बांट सकते हैं।
पहला है सर्वाधिक जनसंख्या या सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, दूसरा है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और तीसरा है अल्प जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। सबसे पहले बात करते हैं सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की। इनमें आते हैं गंगा का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय भाग, यांगटीसी और हुआंगहो नदियों की घाटियाँ, जेचवान बेसिन, सिकियांग और मिकियांग नदियों और रेड नदियों के डेल्टाई भाग, जापान, कोरिया, जावा, ये सभी भाग सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। चीन के रेड बेसिन में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा जेचवान बेसिन में 320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जबकि जापान की औद्योगिक पेटी में जनसंख्या का घनत्व जो है वो 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ऊपर पाया जाता है। ये क्षेत्र जो हैं, ये अधिकांश क्षेत्र जो हैं वो जलवायु की दृष्टि से मानव निवास के लिए नदी निर्मित जो मैदानी भाग हैं, जहाँ प्रतिवर्ष जो नदियों द्वारा नई मिट्टी बिछाई जाती है, ये भाग सभी भागों में जो चावल की कृषि के लिए ये बहुत अधिक उपयोगी हैं और वो भी वर्ष में 2-2 बार यहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि इन सभी चीज़ों का सार ये है कि ये सघन बसे क्षेत्र जो हैं वो मानव निवास के लिए, इनकी जलवायु जो है वो मानव निवास के लिए, इधर का जो उच्चावाच, इधर का धरातल जो है वो मानव निवास के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है, जिसके कारण ये सभी क्षेत्र जो है वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। फिर बात करते हैं दूसरा नंबर मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। इसके अंतर्गत आता है भारत का मध्यवर्ती भाग, पाकिस्तान का सिंधु घाटी का क्षेत्र, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड का मध्यवर्ती भाग, चीन का सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, जो सघन जनसंख्या वाला जो भाग है उसका निकटवर्ती भाग, ये सभी मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जो क्षेत्र है वो गहन निर्वहन कृषि या बागानी कृषि के अंतर्गत आते हैं। इन प्रदेशों में जनसंख्या का जो घनत्व है वो 50 से 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर अल्प जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश। एशिया में इन क्षेत्रों का पर्याप्त विस्तार है। इसके अंतर्गत चीन का पश्चिमोत्तर भाग, जो पश्चिमोत्तर आंतरिक भाग है वो, थार का मरुस्थल, हिमालय और मध्य एशिया के अंतर्गत जो इसके अन्य पर्वतीय क्षेत्र हैं वो, दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक उच्च भाग, पठारी भाग जो है, ये सभी इस अल्प जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। साइबेरियाई भाग, मध्य एशियाई, पश्चिमी एशिया के अधिकांश भागों में जनसंख्या का घनत्व जो है वो 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मंगोलिया है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, जॉर्डन, लाओस, ये सभी क्षेत्र जो हैं वो अल्प जनसंख्या के घनत्व वाले क्षेत्र हैं। ये सभी प्रदेश जो हैं, यहाँ की जलवायु और यहाँ का जो धरातलीय स्वरूप है वो मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। इसी के कारण यहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम पाया जाता है। मैंने जो अभी आपसे जो क्षेत्र बताए हैं,
इन क्षेत्रों में से कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां जनसंख्या का घनत्व 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। एशिया में सबसे कम जनसंख्या का घनत्व जो है वो सऊदी अरब में है। यहाँ केवल 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके बाद आता है जॉर्डन, जहाँ 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर है ईरान में 43 है, लाओस में 19 है, अफ़गानिस्तान में 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये सब चीज़ें बताती है हमें कि जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से भी हमारा जो विशाल एशिया महाद्वीप है ये बहुत अधिक विभिन्नता रखता है। यहाँ पर भू आकारों की दृष्टि से, यहाँ पर जलवायु की दृष्टि से, यहाँ मिट्टियों की दृष्टि से, यहाँ प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से, यहाँ नदियों की दृष्टि से, यहाँ किसी भी दृष्टि से देख लो, अत्यधिक असमानता और विभिन्नता पाई जाती है। ये प्राकृतिक कारक ही हैं जो एशिया में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को अत्यधिक असमान बनाए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के वृद्धि, वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या का एशिया महाद्वीप में स्थानिक वितरण। थैंक यू।